आपका बेटा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, साइंटिस्ट हो, या कर्नल हो, या मेजर हो, और एकाएक उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? यदि आपके पति सम्मानित हैं और एकाएक उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपके बच्चों को कैसा लगेगा? लेकिन ये हुआ है भारत में, और कई बार हुआ है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। कर्नल पुरोहित, जिनको झूठा आतंकवादी घोषित किया गया, आज की डेट में अगर नौकरी कर रहे होते तो ब्रिगेडियर होते। मेजर रमेश उपाध्याय, जिन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया था मालेगांव बम ब्लास्ट में, आज की डेट में अगर नौकरी कर रहे होते तो वो लेफ्टिनेंट जनरल होते। लेकिन 17 साल लग गए उनको अपने आप को निर्दोष साबित करने में। ऐसी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था है कि झूठा आरोप लगने के बाद उनको निर्दोष साबित करने में 17 साल लग गए। और जिन लोगों ने झूठा फंसाया, जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद किया, उनको कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने साध्वी प्रज्ञा को, कर्नल पुरोहित को, मेजर रमेश उपाध्याय को और बाकी लोगों को रात रात भर नंगा करके मारा, तड़पा तड़पा के मारा, उल्टी सीधी गालियां दी, उनको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यह है भारत की पुलिस व्यवस्था, यह है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, और यह है भारत की न्यायिक व्यवस्था। आप भगवा आतंकवाद शब्द तो सुशील शिंदे ने दिया था, लेकिन भगवा आतंकवाद शब्द की नींव शरद पवार ने रखा था, 2008 में रखा था। जैसे मालेगांव में बम ब्लास्ट 2008 में हुआ, सिमिलर बम ब्लास्ट 2006 में भी हुआ था। और जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय एटीएस ने जांच किया था तो पता चला था वो बम ब्लास्ट लश्कर तोयबा ने सिमी के सहयोग से किया था। एकदम उसी तरीके का बम ब्लास्ट 2008 में हुआ, और नवरात्र के एक दिन पहले हुआ। रमजान का महीना भी चल रहा था और अगले दिन नवरात्र शुरू होने वाला था। उस समय ये बम ब्लास्ट हुआ 28 सितंबर 2008 को, और इसको भगवा आतंकवाद घोषित कर दिया गया। और घोषित करवाना कोई और नहीं, सुशील शिंदे नहीं, ये भगवा आतंकवाद की जो फाउंडेशन रखी थी शरद पवार ने रखी थी। हुआ ये कि जैसे ही 28 सितंबर 2008 को ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके एक सप्ताह के बाद 5 से 6 अक्टूबर को एनसीपी का अधिवेशन था मुंबई के अलीबाग में। उनका राष्ट्रीय अधिवेशन था, सारे नेता आए हुए थे देश भर के, उनके सारे कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी आए थे। उसके समापन भाषण में शरद पवार ने वहीं खुलेआम कहा था कि जब जब कोई आतंकवाद होता है, आतंकवाद की घटना होती है, आप लोग हमेशा सिमी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, मुस्लिम संगठनों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, आप बजरंग दल के पीछे और हिंदू संगठनों के पीछे क्यों नहीं पड़ते? और ये बात कही थी उस समय के गृह मंत्री आर पाटिल के बगल में। वहीं आर पाटिल भी थे, चूंकि आर पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे वो शरद पवार की पार्टी के थे। चूंकि उनको अपनी सीट बचानी थी, पार्टी अध्यक्ष खुलेआम कह रहा है कि हमेशा तुम लोग मुस्लिमों के पीछे क्यों पड़ते हो, बजरंग दल के पीछे क्यों नहीं पड़ते, हिंदू संगठनों के पीछे नहीं पड़ते। तो अपने पार्टी आलाकमान यानी शरद पवार को खुश करने के लिए ये पूरी की पूरी जो जांच थी इसको बदल दिया उस समय के गृह मंत्री आर पाटिल ने। हम लोग तो बार बार सुशील शिंदे को कहते हैं, हाँ सुशील शिंदे ने बोला भगवा आतंकवाद, लेकिन वो भी खुद नहीं बोला, उनसे कहलवाया गया, वो भी पार्टी अध्यक्ष के कहने पे किए। जैसे मुंबई में मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच बदली थी आर पाटिल ने शरद पवार को खुश करने के लिए, वैसे ही भगवा आतंकवाद शब्द उपयोग किया था शिंदे ने सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। लेकिन न आर पाटिल का कुछ हुआ, न शरद पवार का कुछ हुआ, न शिंदे का कुछ हुआ, न सोनिया का कुछ हुआ। हाँ, ये बेचारे 12 में से 7 लोग 17 साल तक लड़ते रहे, बेइज्जती झेलते रहे, अपना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, पूरा कैरियर खराब किया, सब कुछ कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे थे। आप खुद सोचिए, साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, शादी विवाह नहीं किया, परिवार नहीं बसाया, साध्वी हो गई, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। कई इसमें टारगेट थे। एक टारगेट था सारे भगवाधारियों को बदनाम करना, साधुओं को बदनाम करना, हिंदुओं को बदनाम करना, हमारे सेना को बदनाम करना कि सेना में भी कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय जैसे लोग आतंकवादी होते, हमारी सेना को बदनाम करना। एक ही तीर से कई निशाना साधा। और ये निशाना क्यों साधा? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। मैं आप लोगों से कहता हूं, आवाज उठाइए। आज नहीं तो कल आपका भी बच्चा कोई सेना में होगा, कहीं कहीं होगा, हो सकता है कल को उसको भी झूठा फंसा दिया जाए। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, आज घटिया नियम कानूनों को बदलने की मांग नहीं करेंगे, तो कल आपके भी परिवार के, आपके भी रिश्तेदार को झूठे केस में फंसाया जा सकता है। और ये कानून इतना घटिया है इसीलिए आज की डेट में
जो लोग राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, वो भयभीत रहते हैं। पता नहीं कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी कब झूठा केस करवा दे। हो सकता है झूठा बलात्कार का केस करवा दे। हमसे मथुरा वृंदावन के बहुत सारे कथावाचक हमसे एक बार बैठक हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब हम लोग तो देश के लिए बोलना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कल को कोई आएगा आश्रम में और कह देगा जी हमारे साथ तो छेड़छाड़ हो गई, बलात्कार हो गई, हमारी तो पूरी जिंदगी भर की हमारी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। साधुओं के मन में, कथावाचकों के मन में ये भय बना हुआ है। और क्यों? क्योंकि झूठा बलात्कार का केस दर्ज कराना, झूठा केस लिखवाना, झूठी शिकायत करना, ये कोई अपराध नहीं है। बहुत सारे लोग जो राष्ट्रहित के केस करते वो हमसे कहते साहब हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन आप तो वकील हो, आप तो बच जाओगे, हमारा क्या होगा हमको अगर झूठे केस में फंसा दिया गया। और झूठे केस में फंसाया जाता है। आप सोचिए, कर्नल पुरोहित को, मेजर रमेश उपाध्याय को, साध्वी प्रज्ञा को जिन पुलिस वालों ने मारा था रात रात भर तड़पा तड़पा के, उनको भी पता था केस झूठा है, लेकिन वो क्यों मार रहे थे? क्योंकि कमिश्नर ने बोला था। कमिश्नर ने क्यों बोला इनसे मार मार के उगलवाओ, इनसे जबरदस्ती इनके बयान दर्ज करो? क्योंकि उनको गृह मंत्री ने बोला था, आर पाटिल ने बोला था। आर पाटिल ने क्यों ये झूठा काम किया, ये गद्दारी वाला काम किया? क्योंकि उनको शरद पवार ने बोला था। और शरद पवार ये गद्दारी क्यों कर रहे थे? क्योंकि शरद पवार को मुसलमानों को वोट चाहिए था। 2006 के मालेगांव बम ब्लास्ट में चूंकि सिमी फंस चुका था, लश्कर तोयबा का नाम आ चुका था, मुस्लिम्स पकड़े जा चुके थे, और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग, 37 लोग मरे थे 2006 वाले मालेगांव बम ब्लास्ट में, और उसमें 312 लोग घायल हुए थे। तो इसलिए पूरी एक नई कहानी देनी थी कि 2006 वाला तो चलो ठीक है सिमी ने किया, 2008 वाला ये हिंदुओं ने किया, ये पूरी कहानी गढ़नी थी। अच्छा एक चीज बताइए, अगर झूठ बोलना गंभीर अपराध होता तो सोनिया गांधी के कहने से सुशील सिंधे भगवा आतंकवाद का झूठा शब्द डालते क्या? अगर झूठी जांच करना गंभीर अपराध होता तो वो पुलिस कमिश्नर आर पाटिल के और शरद पवार के कहने से झूठी जांच करवाता क्या? अगर टॉर्चर करना गंभीर अपराध होता तो जिन पुलिस वालों ने साध्वी प्रज्ञा जी को, कर्नल पुरोहित को, रमेश उपाध्याय को रात रात भर मारा, नंगा करके मारा, क्या उनको मारते क्या? नहीं। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस सत्ता के गुलाम बनी हुई है। और पुलिस सत्ता के गुलाम क्यों बनी है? ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। वास्तव में अगर आप इससे कुछ सबक ले रहे हैं तो दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, अपने सांसद से पूछिए, ये बताओ ये 1861 का गुलामी वाला कानून कब खत्म होगा? भारत में पुलिस रिफॉर्म कब होगा? एक पुलिस चार्टर कब लागू होगा? पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कब डिफाइन होगी? पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष कब किया जाएगा? अगर वास्तव में आप इस घटना से दुखी हैं, आपको लगता है कि जो कर्नल पुरोहित के साथ हुआ, मेजर रमेश उपाध्याय के साथ, आपके बच्चों के साथ ना हो, आपके किसी रिश्तेदार के साथ ना हो, अगर आप चाहते हैं कि जो साध्वी प्रज्ञा के साथ हुआ कल को आपकी किसी बेटी के साथ ना हो, आपकी पत्नी के साथ ना हो, किसी और आपके रिश्तेदार के साथ ना हो, तो खुल के आवाज उठाइए और कहिए कि भैया ये भारतीय न्याय संहिता हटाइए, उसके बदले अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू करिए, वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए, और इसमें झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करिए। 17 साल इनका मुकदमा इसलिए चला है क्योंकि पुलिस लगातार वहां झूठे गवाह पेश करती रही, और झूठे गवाह इसलिए झूठी गवाही देते रहे क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। अगर एक कानून बन जाए कि झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, झूठी शिकायत करने लिखने से पहले लोगों के हाथ कांपेंगे। अगर कानून बन जाए कि झूठा एफआईआर दर्ज करना गंभीर अपराध होगा, और जो झूठा एफआईआर दर्ज करेगा कांस्टेबल, उसके 10 से 20 साल सजा होगी, झूठा एफआईआर दर्ज करने के पहले उसके हाथ कांपेंगे, उसको कोई 5 लाख रुपए देगा तब भी झूठा एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। अगर ये कानून बन जाए कि झूठी जांच करना देशद्रोह है, झूठी जांच करना देश के साथ गद्दारी है, झूठी जांच करने पे 10 से 20 साल सजा होगी, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, तो चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे हवलदार हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो डिप्टी एसपी हो, चाहे वो कमिश्नर हो, झूठी जांच करने के पहले उसके हाथ कांपेंगे। अगर झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, और जब भी कोई गवाही देने आए उसको पहले बता दिया जाए कि गवाही सच सच देना, अगर झूठ की गवाही दिए और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके तुम्हारी झूठी गवाही पकड़ी गई, तुम्हें 10 से 20 साल सजा होगी। अरे 2-4 लाख तो छोड़िए, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, पिता अपने पुत्र के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, पत्नी अपने पति के लिए झूठी गवाही नहीं देगी। सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन वो तब बदलेगा जब कानून बदलेगा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे, झूठी शिकायत करने पे, झूठी जांच करने पे, झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा है। ये भारत में क्यों नहीं बन रहा? किसको बचाया जा रहा है?
नेताओं को बचाया जा रहा है कि नौकरशाहों को बचाया जा रहा है? आम जनता पिस रही है इस झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही के कारण। केवल नेता और नौकरशाह अपनी दुकान चलाने के लिए घटिया कानूनों को कंटिन्यू किए हुए। आवाज उठाइए, दल गुलामी छोड़िए। कल को आपके बच्चों को भी देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, आतंकवाद घोषित कर दिया जाएगा, आपको भी 17 साल लग जाएंगे बेगुनाह साबित करने में। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कानून, इन कानूनों को बदलने की मांग करिए। आखिर शिंदे का तो कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि भगवा आतंकवाद कहना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शिंदे को पकड़ के नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून करे तो सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम लेगा, लेकिन ऐसा हमारे पास कानून ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत को अगर आप चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, तो यूनिफॉर्म पिनल कोड लागू करने की मांग करिए, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करने की मांग करिए, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड लागू करने की मांग करिए, और जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। कि अगर एक बार झूठी शिकायत हो भी जाए, झूठी जांच हो भी जाए, तो कम से कम साल भर के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और ये हो सकता है, 100% हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बदलने से, सरकार बदलने से, सांसद विधायक बदलने से, गृह मंत्री बदलने से व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। व्यवस्था तब बदलेगी जब कानून बदलेगा। कानून बदले बिना ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। कल को फिर कोई भगवा आतंकवाद बोलेगा, कल को फिर किसी कर्नल को आतंकवादी घोषित किया जाएगा, कल